कि जो फैकल्टीज यहाँ पढ़ा रही हैं क्या उनके इंडस्ट्री में काम करने का एक्सपीरियंस, देवभूमि यूनिवर्सिटी का जो कोडिंग कल्चर है वो कैसा है, कौन कौन से लैंग्वेजेस आप सिखाना स्टार्ट करते हो स्टूडेंट को और कब से ये चीज़ें स्टार्ट होती हैं। एडमिशन लेता है आपके यहाँ पे, वो बिल्कुल अनपॉलिश्ड होता है, तो उसको किस तरीके से आप लोग ग्रूम करते हो, प्लेसमेंट सेल कितना क्लोजली काम करता है। आप मुझे एक बार मिनिमम प्लेसमेंट बता दीजिए कि मिनिमम क्या एक्सपेक्ट कर सकता है, वो मीडियम एवरेज बता सकते हो और हाईएस्ट प्लेसमेंट। सबसे पहले मुझे बताओ कि जो फैकल्टीज हैं, आप लोग जब यहाँ पढ़ाई कर रहे हो तो जो फैकल्टीज हैं वो फैकल्टीज कैसी हैं, कितनी अप्रोचेबल हैं, कितनी नॉलेजेबल हैं, क्या जो फैकल्टीज आपको पढ़ा रही हैं उनके पास कोई इंडस्ट्रियल एक्सपोजर भी है, मतलब ओवरऑल फैकल्टीज कैसी हैं ये बताते चलो आप एक एक करके। फैकल्टी बहुत क्या कि रिसर्च का किस तरीके का सपोर्ट सिस्टम है यहाँ पे, रिसर्च पे कितना एम्फोसाइज करता है देवभूमि यूनिवर्सिटी। नमस्कार, स्वागत है आपका कॉलेज रिव्यू अनफिल्टर्ड के एक नए एपिसोड में। आज हम हैं देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी में। तो अभी हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई थी जिसमें हमने जो यूपी के टॉप मोस्ट बीटेक कॉलेजेस हैं उनको हमने कवर किया था और काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला वहाँ के स्टूडेंट्स से हमें। तो स्टूडेंट्स की कंटिन्यूस क्वेरीज आ रही थी हमारे पास कि सर हमें उत्तराखंड में भी कुछ ऑप्शंस बताओ या वहाँ के जो कॉलेजेस हैं उनका भी रिव्यू वीडियो प्रोवाइड करो जिन पैरामीटर्स से आपने उत्तर प्रदेश के कॉलेजेस का रिव्यू किया था। तो कंप्यूटर साइंस के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑफ देहरादून को प्रेफर करते हैं। तो आज हम देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट की डीन मैम से पहले तो इंटरैक्ट करेंगे, इसके बाद यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे भी इंटरैक्ट करेंगे और जो पैरामीटर्स हमने बनाए हुए हैं उन पैरामीटर्स पे हम देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी का एक डिटेल रिव्यू और एक अनबायस्ड रिव्यू वीडियो आपके लिए लाएंगे। कोशिश ये होगी कि आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाओ, जैसा कि हमारी हर बार कोशिश होती है जब भी आप किसी कॉलेज को कंसिडर करो या उसको कंपेयर करो दूसरे कॉलेजेस के साथ, तो आपके पास हर वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो जिसके बेसिस पे आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाओ। तो मैम से बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जो अभी बहुत सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं टेक्नोलॉजी की फील्ड में, कंप्यूटर साइंस की फील्ड में, उस पर किस तरीके से देवभूमि और उत्तराखंड यूनिवर्सिटी रिएक्ट कर रहा है, किस तरीके के प्रिपरेशंस हैं यहाँ पे, किस तरीके से स्टूडेंट्स को मेंटर किया जा रहा है, किस तरीके से उनको ग्रूम किया जा रहा है ताकि वो जो आज के चैलेंजेस हैं या जो आज की अपॉर्चुनिटीज़ हैं कंप्यूटर साइंस वर्ल्ड में उसको लेके वो प्रिपेयर हो पाए। तो स्वागत है मैम आपका हमारे चैनल पे। Namaskar. Greetings to all the students who are listening to me, and I would like to thank first of all the College Review Unfiltered team who is going to take my review on how the BTech course that we are running at the Devbhoomi Uttarakhand University. Myself, Dr. Ritika Mehra. I am professor and dean in the School of Engineering and Computing. जैसा कि मैम ने बताया पूरा का पूरा जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है उसको हेड करती है मैम यहाँ पे। तो अब मैम से समझने की कोशिश ये करेंगे कि जो इंजीनियरिंग की फील्ड में अभी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, कंप्यूटर साइंस के फील्ड में अभी जो रिसेंट में काफ़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हुए, आपने देखा अभी कैसे सैम ऑल्टमैन को उनकी ही कंपनी से निकाल दिया गया, गूगल को रेड अलर्ट जारी करना पड़ा, अभी जिस तरीके से ओपन एआई ने रिसेंट टाइम्स में जितना ग्रोथ अचीव किया है, तो आप समझ सकते हो कि एआई कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो जो भी एआई की फील्ड में या मशीन लर्निंग की फील्ड में डेवलपमेंट्स हो रहे हैं वो एक अपॉर्चुनिटी भी है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट्स के लिए। और साथ ही साथ अगर आप अपने अंदर वो स्किल्स डेवलप नहीं कर रहे हो जो आज रिक्वायर्ड है मार्केट में, तो फिर कहीं ना कहीं आपके लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट भी है। बहुत सारे इंजीनियर्स की जॉब जा रही है, बहुत सारे जॉब्स जो पहले एग्जिस्ट किया करते थे अब वो खत्म हो जाएंगे, जो कि चीज़ें ऑटोमेशन पे चली जाएंगी। तो मैम जो इंडस्ट्री के अभी कंसर्न्स हैं वो ये है कि जब वो हायरिंग के लिए कॉलेजेस में जाते हैं और जो रिक्वायर्ड स्किल सेट्स हैं उस तरीके के बच्चे नहीं मिलते हैं, क्योंकि उसके पीछे उनका रीज़न ये होता है, कंपनीज का जो कंसर्न है वो ये कहते हैं कि हमें जो करिकुलम पढ़ाया जा रहा है कॉलेजेस में और जो आज इंडस्ट्री की डिमांड है उन दोनों में कोई मैच ही नहीं है, सिंक ही नहीं है। तो मैं ये समझना चाहता हूँ और मेरे थ्रू जो व्यूअर्स हैं मेरे जो देवभूमि यूनिवर्सिटी को अगर कंसिडर करना चाहें तो ये समझना चाहेंगे कि मैम कि अगर वो यहाँ पे एडमिशन लेते हैं बीटेक में तो क्या उनको वो चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, वो स्किल्स उनके अंदर इनकैलकुलेट की जाएंगी जिनके बेसिस पे उनको जॉब मिल पाए। Yes, artificial intelligence has occupied the whole market. Everybody knows. Right. And if we talk about if we are not giving students the things that in the sync with the industry, then they are not able to grab the jobs in the market. Right. So what we have done in the Devbhoomi Uttarakhand University, we have industry integrated courses over here where the students apart from the normal core courses are getting the certifications, the Microsoft certification that they are doing here. We have collaborated with the various industries. The collaborations are with the Red Hat, collaborations are with the cyber security industries where the student go for the different type of certification that is globally known everywhere, and based upon that they are getting the jobs in the market.
मैम ने भी जो एक्सप्लेन किया और जो चीज़ मुझे अच्छी लगी वो ये है कि जो इंडस्ट्री की डिमांड्स है उन डिमांड्स को ध्यान में रखते हुए जो कोर्सेज हैं उन कोर्सेज को क्राफ्ट करने की कोशिश की गई है, चाहे वो साइबर सिक्योरिटी की बात हो या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो या मशीन लर्निंग की बात। चलिए आपने इंडस्ट्री की डिमांड्स जो है उनको ध्यान में रखते हुए कोर्स तो डिजाइन कर लिए, बट अगला सवाल होता है कि उन कोर्सेज को पढ़ा कौन रहा है। एक तो आपने सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स ऑफर कर दिए जो इंडस्ट्री के साथ आपने कोलैबोरेट करके किए हुए हैं, बट रेगुलर बेसिस पे जो फैकल्टीज यहाँ पढ़ा रही है, मैं जरा ये समझना चाहूंगा कि जो फैकल्टीज यहाँ पढ़ा रही हैं क्या उनके पास इंडस्ट्री में काम करने का एक्सपीरियंस है। बेसिकली मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि जो फैकल्टीज यहाँ बच्चों को पढ़ाएंगे क्या वो अपडेटेड है इंडस्ट्री में जो भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उनको लेकर। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ जो फैकल्टी है, most of the faculties have done MTech and PhD, and few of faculties have come from the industry also. And to specifically teach the students these industry integrated courses, we have industry people at our campus. So they are taking these courses where the students are getting the knowledge of how to walk along with the normal BTech core courses, and you can say the industry integrated flavor that is required in the market. So they are learning the coding skills here, like the recommendation systems nowadays Netflix is making use of. So these type of reactive artificial intelligence nowadays are playing more role in the curriculum all itself. So we have groomed the students in such a way that in every semester they are getting the value added courses over here that are taken by the industry experts as well as our faculties. The exposure to the various hackathons that we are going to conduct at our campus. So that hackathons are national level hackathons, and some hackathons are the university level hackathons that we are going to conduct every semester, and that enables students to churn their skills and to think in the more analytical way. अब मैं समझना ये भी चाहूँगा कि कोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट? तो एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, खास करके कंप्यूटर साइंस का कॉलेज, कितना बेहतर है इसको मापने का एक तरीका ये होता है, एक पैमाना ये होता है कि आप अपने स्टूडेंट्स को कोडिंग का एक्सपोजर कब से देना स्टार्ट करते हो। तो मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि एक स्टूडेंट जब यहाँ एडमिशन लेता है तो उसको रियल लाइफ एप्लीकेशंस जो होती हैं, जो भी आप थियोरेटिकल चीज़ें पढ़ा रहे हो, उसकी रियल लाइफ एप्लीकेशंस कब से वो सीखना स्टार्ट करते हैं। बेसिकली कोडिंग कल्चर कैसा है, अगर मैं एक लाइन में इसको फ्रेम करूँ तो देवभूमि यूनिवर्सिटी का जो कोडिंग कल्चर है वो कैसा है, कौन कौन से लैंग्वेजेस आप सिखाना स्टार्ट करते हो स्टूडेंट को और कब से ये चीज़ें स्टार्ट होती हैं। तो मैं बताना चाहूँगी, स्टूडेंट जब पहले सेमेस्टर में ही एडमिशन लेता है तो यहाँ पर उसको पाइथन प्रोग्रामिंग पढ़ाई जाती है। Okay. और इट इज़ व्हाट वी हैव सीन दैट पाइथन इज़ अ बैकबोन ऑफ एवरी रियल टाइम एप्लीकेशंस. The Google make use of Python. Okay. So Netflix, I said that they are going to make a use of Python. So a variety of applications could be designed in the Python. Okay. So as subsequently they are going to move to the semester 2nd and semester 3, they learn the web technology also, how to make their own websites, and they also learn special libraries of Python. Like in the second year, they learn NumPys and Pandas, Oracle data mining tool they are working on. So variety of things we are providing to our students. That is add-on, you can say, to the normal curriculum. अब मैम AI के एडवेंट के साथ या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के एडवेंट के साथ या जो लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल्स हैं उनके एडवेंट के साथ बहुत सारे नई जॉब अपॉर्चुनिटीज भी आ रही हैं। जी। जैसे किसी ने सोचा नहीं था कि अभी रिसेंटली आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जैसा कोई फील्ड आ जाएगा यहाँ पे। तो क्या हमारे पास कोई करियर गाइडेंस सेल भी है जो स्टूडेंट्स को क्या क्या नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही है मार्केट में उसके रिगार्डिंग गाइड करता रहता है, क्योंकि गाइडेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या हमारे पास कोई करियर गाइडेंस सेल भी है स्टूडेंट्स के लिए? देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी में अपना एक करियर डेवलपमेंट सेल है, जो कि जैसे हम हर सेमेस्टर में जो भी करिकुलम डिज़ाइन करते हैं, वैल्यू एडेड ट्रेनिंग्स कराते हैं, उसके सर्टिफिकेशंस भी बच्चों को साथ साथ देते हैं। एंड दे यूज टू गो टू द क्लासेज ऑल्सो to motivate our students how to face the interviews. They take the mock drill test of our student mock drill interviews we used to conduct at every semester, you can say. And they have been provided with rigorous soft skill classes throughout the semester, so that they have a ability to speak fearlessly in front of the HR coming to our colleges of various placement companies. ओके, कोई इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन भी है? अगर कोलैबोरेशंस हैं तो किन इंडस्ट्रीज के साथ है, कौन से ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेशन है? अगर इंस्टीट्यूशनल कोलैबोरेशन भी हो, कुछ जो इंडिया की या अब्रॉड की भी इंस्टीट्यूशंस हो जिनके साथ हमारा कोलैबोरेशन हो, वो भी बता सकते हैं आप? सो इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस बहुत सारे हम लोगों ने करे हैं। इंडस्ट्री कोलैबोरेशंस अगर कहें तो हमारा कोलैबोरेशन रेड हैट पार्टनर हैं, हम EC काउंसिल के पार्टनर हैं, और इमेजिन XP के साथ हमने कोलैबोरेट करा है इंडस्ट्री ड्रिवन कोर्सेज के लिए, जिसमें हम डेटा साइंस, फुल स्टैक डेवलपमेंट, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन जैसे कोर्सेज
देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी में प्रोवाइड करते हैं। और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के लिए हमारे पास बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ हम काम कर रहे हैं कि हमारा स्टूडेंट बीटेक पास होने के बाद या बीटेक 2 या 3 साल यहाँ से करने के बाद चौथा साल उन यूनिवर्सिटीज़ में कर सके। तो ये अभी पाइपलाइन में है। तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव मुझे लगा, क्योंकि जब इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस होते हैं या इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशंस होते हैं तो उससे स्टूडेंट्स को एक्सपोजर अच्छा मिलता है और स्टूडेंट अवेयर होता है कि बाकी कंट्रीज में भी क्या हो रहा है, रिसेंट डेवलपमेंट्स क्या है, या इंडस्ट्री एकेडमिया का जब रिलेशनशिप बनाया जाता है, जैसे मैम ने बताया कि माइक्रोसॉफ्ट के साथ कोलैबोरेशन है, तो एक्चुअली में रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या है जो बच्चा थियोरेटिकल बेसिस पे पढ़ रहा है उसको इंप्लीमेंट कैसे करना है जाके इंडस्ट्री में, ये काफ़ी अच्छा इंसाइट मिल जाता है स्टूडेंट्स को। तो मैम थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम दिया, बहुत टाइम नहीं लेंगे क्योंकि मैम का बहुत सारे मीटिंग शेड्यूल्ड है। थैंक यू सो मच मैम, आपका आपने अपना टाइम दिया, थैंक यू सो मच। तो जब आप अपने लिए कॉलेज शॉर्टलिस्ट करना स्टार्ट करते हो तो एक फैक्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, या यूँ कहें कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है प्लेसमेंट, क्योंकि ROI वहीं से ही डिफाइन होता है और डिसाइड होता है। तो हमारे साथ देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट हेड हैं, क्या नाम है आपका? अनमोल बंसल। अनमोल बंसल जी। तो अनमोल जी, मैं समझना ये चाहूँगा और मेरे थ्रू जो मेरे व्यूअर्स हैं वो ये समझना चाहेंगे कि देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी जो है वो एक अनपॉलिश्ड स्टूडेंट जो एडमिशन लेता है आपके यहाँ पे, वो बिल्कुल अनपॉलिश्ड होता है, रॉ होता है, तो उसको किस तरीके से आप लोग ग्रूम करते हो? प्लेसमेंट सेल कितना क्लोजली काम करता है स्टूडेंट्स के साथ? तो इन एंड आउट जो भी ग्रूमिंग आप लोग प्रोवाइड कराते हो वो सब कुछ आप कवर करें जिससे कि स्टूडेंट जो है वो प्लेसमेंट रेडी हो पाए। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जो हमारा टारगेट मार्केट है, ठीक है, वो हमारा मार्केट ही ऐसा है जैसे हम बहुत ज्यादा मेट्रोपॉलिटन सिटीज या टॉप नॉच स्टेट्स एंड सिटीज को हम टारगेट ही नहीं करते, ठीक है। वी ट्राई टू ब्रिंग आउट स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी एक बैक हैंड पे हैं, ताकि हमारे पास वो आए तो वी नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, हम उन्हें एक ट्रेनिंग देना शुरू करते हैं विच इज इनसाइड आवर कॉलेज, जिसमें हम इंक्लूड करते हैं हमारे इन हाउस ट्रेनर्स एंड आउटसाइड ट्रेनर्स जो हम हायर करते हैं, जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स होते हैं, ताकि वो एग्जैक्टली जो इंडस्ट्री में चाहिए वो आके हमारे स्टूडेंट्स को बता पाए। दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप दैट वी थिंक, एंड देन वी हैव गेस्ट लेक्चर्स। एंड जब तक वो अपने फाइनल ईयर में आते हैं उससे पहले उनकी इंडस्ट्रियल विजिट हो चुकी होती है और वो उनको इंडस्ट्री के बारे में इतना पता होता है कि उनको क्या करना है जिसकी वजह से वो रेडी रहें। ओके। जब ये स्टेप हो जाता है हमारा, आफ्टर देव मेट, देव अंडरस्टूड कि इंडस्ट्री एक कॉर्पोरेट में क्या चाहिए, तो उसके बाद वी स्टार्ट गिविंग देम थ्योरी। ओके, ठीक है, जैसे ही उनको थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज एक बार ही थोड़ा सा मिल जाता है, देन दे हैव this internship area. Okay. When तो उसके लिए we bring in companies, we get them opportunities for internships, ताकि while they're learning, they start understanding as to what their job has to be after they've done the course. So after their internships, they get sometimes they also get a PPO, ठीक है, which is a pre-placement offer. Okay. So even before they're in the final year, थर्ड ईयर में ही अगर वो इंटर्नशिप पे गए तो उन्हें एक प्री प्लेसमेंट ऑफर मिल जाता है, Okay. जो उनको फोर्थ ईयर में फिर कुछ नहीं करना, सीधा फोर्थ ईयर के बाद वहाँ जॉब ज्वाइन करनी है, जिस चीज़ के लिए हम सबसे ज़्यादा फोर्स करते हैं, ताकि उनको उस कंपनी के बारे में एक साल मिल जाए, उस कंपनी के बारे में जानने में कि वहाँ पे क्या काम करना है, वहाँ पे कैसा करना है। आफ्टर दिस, अगर इंटर्नशिप्स करने के बाद स्टूडेंट इज स्टिल नॉट रेडी, व्हाट वी डू इज इट्स कॉल्ड मंथन। So Manthan is a crash course program जो हम 15 to 20 days का करते हैं right before the placements start. Okay. So right before the placement starts, so सब के सब बिल्कुल एक crash course में 8 hours a day सिर्फ ट्रेनिंग में लग जाता है। So they have mock interviews, they have group discussions, they have written exams, everything in 20 days लगातार without a pause, ताकि जैसे ही उनकी कंपनीज आना शुरू हुए, they're all set, they're all ready to sit in exams and just crack the questions out. Okay. जैसे हमारा D0 पे we try to bring in TCS, IBM, Amazon, तो ये वाली कंपनीज जब आती हैं तो स्टूडेंट हैज टू बी रेडी, Right. दे कांट बी अनप्रिपेयर्ड, है ना। एंड हमारा होटल मैनेजमेंट तो इज लाइक राइट नाउ ऑन अ बूम, सो हमारा 100% प्लेसमेंट्स रहता है। इफ आई टॉक अबाउट आवर होटल मैनेजमेंट, 100% प्लेसमेंट्स के बाद not one student is placed under a deluxe 5-star hotel. Okay. So the smallest partner, if I think, is Sayaji. Okay. And it itself is a very big group. So we have students in Taj, Marriott, everywhere. And some people, some students are also placed in Singapore Okay. from hotel management. But our CS, we talk about CS, we have more than 80 companies coming for CS. Okay. Total we have 835, 840 companies. कुछ बड़े नाम बताएंगे आप कंप्यूटर साइंस? Sure. So computer science की अगर मैं बात करूँ तो Amazon, Okay. TCS, Infosys, IBM, Federal Bank, NAC Systems, Okay. NAC Systems, Textron. मैं भी काउंट करने बैठूँ तो I have a huge list. Okay. ठीक है. And after
देयर प्लेसमेंट स्टार्ट, तो हर प्लेसमेंट जैसे हमें पता चलता है कि अ कंपनी इज कमिंग इन 2 weeks, ओके तो वो उन 2 weeks के लिए विल स्टॉप देयर क्लासेस एंड विल गिव देम अगेन द क्रैश कोर्स जो हमारी इन हाउस टीम देगी. सो द मंथन दैट आई टोल्ड यू अबाउट इज डन बाय पीपल फ्रॉम आउटसाइड. ओके So we hire like companies like Berkeley, then Hit Bullseye, a lot of them. तो उनको हायर करने के बाद वो मंथन होता है और फिर हम जैसी हमारी कंपनी आने वाली होती है हमारे इन हाउस ट्रेनर्स लग जाते हैं. ओके एंड आफ्टर दैट दे आर रेडी एंड वी होप कि अगर उनको कोई भी असिस्टेंस चाहिए उसके बाद भी तो वी स्टिल देयर. Okay. एंड इवन आफ्टर आवर प्लेसमेंट्स अगर एक एलुमनाई बन गया है, उसने 3-6 महीने कंपनी में काम किया है बट ही डिड नॉट लाइक इट एंड ही ड्रॉप द जॉब एंड इज नॉट डूइंग एनीथिंग, ही कैन स्टिल कम बैक टू अस. हमारा एलुमनाई पोर्टल खुल गया है, हम लोग अपने एलुमनाई के लिए भी रेडी है हेल्प करने के लिए अगर किसी को किसी भी तरह में असिस्टेंस चाहिए. ओके वी स्टिल अप देयर. आप मुझे एक चीज़ और बताइए, आपने प्लेसमेंट का तो सपोर्ट सिस्टम काफ़ी एक्सटेंसिव बना रखा है, क्योंकि हम लोगों ने अभी करीब करीब 8,000 से ज़्यादा किलोमीटर ट्रैवल किया बाई रोड और बहुत सारे जो इंडिया के प्रीमियम इंस्टीट्यूशंस हैं उनको हमने कवर किया. एक इनसाइट जो वहाँ से निकल के आई वो ये है कि बहुत सारे जो अच्छे इंस्टीट्यूशन हैं एक्सेल कर रहे हैं, उन्होंने एक और मॉड्यूल डेवलप किया हुआ है कि वो जेडी स्पेसिफिक ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि हर जो ऑर्गेनाइजेशन आती है प्लेसमेंट के लिए उनकी रिक्वायरमेंट अलग होती है, वो जॉब डिस्क्रिप्शन बेस्ड ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराते हैं. तो क्या देवभूमि यूनिवर्सिटी जो है वो भी जेडी स्पेसिफिक ट्रेनिंग प्रोवाइड कराती है स्टूडेंट्स को? मैंने आपको अभी बताया था कि वो एक कंपनी जब आ रही होती है उससे एक दो हफ्ते पहले हमें पता चल जाता है और हम एक क्रैश कोर्स ट्रेनिंग कराते हैं. ओके दैट इज जीडी स्पेसिफिक ट्रेनिंग, ताकि स्टूडेंट्स आर रेडी. अगर एचआर की आ रही है तो पूरा एमबीए बैठा है बट नॉट एवरीवन हैज द नॉलेज, है ना. तो अब एचआर की आ रही है तो एवरीवन स्टार्ट्स गेटिंग द नॉलेज कि भाई अगर एचआर में तुम्हें जाना भी है तो यू कैन एक्सप्लोर, यू कैन एटलीस्ट सिट इंटरव्यू एंड ट्राई योर लक, शूट योर शॉट. स्टूडेंट्स का जो कंसर्न है वो ये है कि अब प्लेसमेंट केवल मैटर नहीं करता है, क्वालिटी प्लेसमेंट भी मैटर करता है. एक अच्छे इंस्टीट्यूशन की निशानी ये होती है कि वो क्वालिटी प्लेसमेंट प्रोवाइड करा पाए, है ना. तो अगर मैं बीटेक की बात करूं या मैं एमबीए की बात करूं तो अब स्टूडेंट्स की एक्सपेक्टेशंस ये हैं और वो सही भी हैं कि अब मुझे एंट्री लेवल जॉब्स नहीं चाहिए, राइट. मुझे या तो मिड मैनेजमेंट पे कोई रोल चाहिए होगा या मुझे सीनियर मैनेजमेंट पे रोल चाहिए होगा. मैं जो समझना चाह रहा हूँ वो ये समझना चाह रहा हूँ कि अगर मैंने कोई कोर्स किया आपके यहाँ से, प्रोफेशनल कोर्स किया, तो मुझे जॉब भी उसी अकॉर्डिंग मिलनी चाहिए, ना कि मुझे एंट्री लेवल जॉब चाहिए होगी. तो क्वालिटी प्लेसमेंट किस तरीके से आप इंश्योर कराते हो? और Sure. So, I can't promise a mid-level or a senior level job to a BBA graduate. I'm sorry. आप उसके लिए qualified नहीं. Right. But to an MBA, एक मास्टर को obviously एक mid level या senior level चाहिए होगी. राइट So हमारे यहाँ if I talk about MBA, तो junior consultant नहीं मिलेगा. It'll either be a consultant or a senior consultant. ओके ठीक है. Like अभी कंपनी सुपर सोर्सिंग इन इंदौर, तो वहाँ पे आर स्टूडेंट गॉट सिलेक्टेड फॉर अ कंसल्टेंट. उनको बिजनेस एनालिटिक्स में जाना था, दैट्स व्हाई शी ड्रॉप द जॉब. इट वाज अ 27 LPA ओके job. She dropped the job, वरना she was already inside the company for MBA, mid-level senior. And if I talk about CS, तो CS में it's totally up to the student. ओके हम उनको एक saying होती है ना कि I can take the horse to the water, it has to drink itself. तो we try everything and हमारे students हैं ऐसे जो फेडरल बैंक में इस टाइम पे टॉप मैनेजमेंट में भी हैं, वो भी 2 years के अंदर. ओके ग्रेट. तो अभी 2 साल पहले एक बच्चा ग्रेजुएट हुआ था, आई थिंक इट वाज निखिल मेहरा, एंड वो इस टाइम पे फेडरल बैंक में सीनियर मैनेजमेंट में बैठा हुआ है एंड इट जस्ट 2 years. ग्रेट. तो इट समटाइम्स ऑन द स्टूडेंट ऑल्सो राइट. कि हमारे पास तो एवरी अपॉर्चुनिटी है, हम सपोर्ट है, पूरा मॉरल सपोर्ट एंड other resources जो भी स्टूडेंट को चाहिए. But I think when the student performs in the company, only then will he be promoted and be there. राइट. इस सवाल को पूछने के पीछे का रीजन भी यही होता है कि हम ये समझना चाहते हैं कि सपोर्ट सिस्टम क्या प्रोवाइड करा रहा है इंस्टीट्यूशन. अब सपोर्ट सिस्टम आपको मिल गया, इसके बावजूद अगर आप एफर्ट्स नहीं दे रहे हो, अगर आप खुद पे काम नहीं कर रहे हो, तो फिर डेफिनेटली सपोर्ट सिस्टम के आगे वो चीजें बढ़ नहीं पाएंगी. और आप ऐसे भी समझ सकते हो कि एक ही यूनिवर्सिटी या एक ही कॉलेज जिसमें बच्चे क्लास में पढ़ रहे हैं या एक बैच में पढ़ रहे हैं, उसमें एक बच्चे को टॉप प्लेसमेंट मिलता है तो उसने कुछ तो एक्स्ट्रा किया होगा. तो बहुत सारी चीजें इंस्टीट्यूशन पे भी डिपेंड करती हैं, वो अपना सपोर्ट सिस्टम आप तक एक्सटेंड कर देगा. हमारी कोशिश ये होती है कि क्या सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है ये हम समझें, उसके बाद एफर्ट्स तो आपको देने ही होंगे. तो लास्ट सवाल मेरा ये होगा आपसे कि आप जो प्लेसमेंट का डेटा है, एग्जैक्ट तो नहीं, जो कभी प्लेसमेंट सेशन तो ऑनगोइंग ही होगा, तो अगर स्पेसिफिक होकर मैं अगर बीटेक की बात करूं तो अगर आप एक रेंज भी मुझे बता पाओ ताकि एक स्टूडेंट जब कंसीडर करे, तो प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है. तो अगर एक बीटेक कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट यहाँ पढ़ाई करने आता है और वो ग्रेजुएट होकर निकलता है, तो आप मुझे एक बार मिनिमम प्लेसमेंट बता दीजिए कि मिनिमम क्या एक्सपेक्ट कर सकता है वो, मीडियन बता सकते हैं आप, एवरेज बता सकते हैं और हाईएस्ट प्लेसमेंट क्या रहा है वो बता सकते हैं, ताकि स्टूडेंट्स एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाए. So minimum अगर मैं एक CS के लिए आपको बताऊं तो should be 5 to 6 lakh. ओके. And अगर मैं एक एवरेज बताऊं तो should be 8 to 9. And if I talk about the highest placement, तो that's 40 LPA easily. ओके. 40 LPA का रहा Yes. था और वो पिछले बैच में था. कब का था पिछले ये? से पिछले. अच्छा, पिछले से पिछले बैच का 40 LPA का रहा था. और कौन से ऑर्गेनाइजेशन में था उसका प्लेसमेंट? Organization उसकी थी, I think it was Taxtron Technologies.
something like that. It was a new startup, and he directly headed into senior management. ओके ग्रेट ग्रेट। और ठीक है, तो देखो बात सिंपल सी ये है कि देवभूमि यूनिवर्सिटी जो है ग्रूमिंग के लिए जो भी सपोर्ट सिस्टम रिक्वायर्ड है वो सपोर्ट सिस्टम्स आपको प्रोवाइड कराता है राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। जैसे इन्होंने बताया आरएम के बारे में बताया, इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशंस हैं यहाँ पे, बट अब इन सपोर्ट सिस्टम को यूटिलाइज आपको करना होगा, सीरियसनेस आपको दिखानी होगी। प्लेसमेंट का डेटा 5 to 6 लाख या 6 to 7 लाख रुपीज़ जो बता रहे हैं सीएस के लिए, वो काफ़ी अच्छा कहा जाएगा गिवन द फैक्ट कि टियर 2 या टियर 3 सिटी में हम यहाँ पे हैं। Exactly. इसके बावजूद और इन्वेस्टमेंट भी आपका क्या जा रहा है, कंप्यूटर साइंस में इन्वेस्टमेंट क्या जाता होगा स्टूडेंट का, आप एक बार अगर बता पाए तो। Literally one of the lowest in the whole city. ओवरऑल क्या फीस आती होगी अभी अगर आप 120 का। मतलब करीब 5 से 6 लाख रुपए आप उसका इन्वेस्ट Exactly. तो अगर आप 6 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो और 100% आरओआई आप निकाल पा रहे हो एक साल में, तो वो एक अच्छा स्टार्ट कहा जा सकता है। इसके बाद आप उस पर बिल्ड कर सकते हो। कुछ वैल्यू एडेड प्रोग्राम्स में ऑफर करते हैं जो इंडस्ट्री की डिमांड है, जो कि इंडस्ट्री का जो सबसे बड़ा कंसर्न है। आपके यहाँ भी कंपनीज आती होंगी तो बहुत सारा डेटा आता रहता है आए दिन। कंपनीज का कंसर्न ये है कि हम जब प्लेसमेंट के लिए जाते हैं कॉलेज में तो अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है, कमी है स्किल बेस्ड कैंडिडेट्स की। तो क्या हम कुछ एडिशनल एफर्ट्स देते हैं स्टूडेंट्स में उन स्किल्स को इनकैलकुलेट करने की ताकि वो जॉब रेडी हो पाए? So we started this lately. अभी हमने लास्ट ईयर ये इनिशिएटिव लिया है कि हम यहाँ पे HRs को हम स्पेसिफिक MOUs के लिए बुलाएं। ओके ठीक है, जिससे हमारा जो ब्रिज है एक इंडस्ट्री और एकेडमी के बीच में, तो वो हम भर पाए। Great. सो आफ्टर दैट वी अंडरस्टूड कि हमें एग्जैक्टली क्या क्या चाहिए। सो हमारे वैल्यू एडेड कोर्सेज में जैसे साइबर सिक्योरिटी आ रहा है, ओके देन AI आ रहा है, देन UI UX आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें आ रही हैं। तो उसके बाद आई थिंक कि हम वो गैप भर पाएंगे एंड वी अंडरस्टैंड एज अ मैनेजमेंट, वी अंडरस्टैंड कि एक कंपनी को क्या चाहिए आफ्टर द स्टूडेंट, राइट है ना, कि एक स्टूडेंट को क्या आना चाहिए इन द स्टार्ट, ताकि उनको फिर से ट्रेनिंग ना देनी पड़े एंड एक बच्चे के लिए ज़्यादा आसान हो सिलेक्ट होना। तो वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड द प्रिपरेशंस, वी आर ऑन इट एंड स्टूडेंट्स आर लर्निंग एंड एज ऑफ राइट नाउ दे आर इन द क्लास स्टडिंग ऑल दिस। ओके सो हमारे वैल्यू एडेड कोर्सेज भी बहुत सारे आ चुके हैं अब, फॉर नॉट जस्ट कंपनी बेस्ड बट जेनेरिक, कि ज़्यादातर कंपनीज में अगर पाइथन चाहिए तो पाइथन की एक्स्ट्रा क्लासेस चल रही हैं, अगर जावा चाहिए तो जावा की चल रही हैं, अगर उनको UI UX का अगर वो अपना देखते हैं आगे डिज़ाइन में देखते हैं तो UI UX की भी क्लासेस चल रही हैं। ग्रेट। सॉफ्ट स्किल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्लेसमेंट्स में, राइट? और जो बेल्ट है हमारा वो हिंदी भाषी बेल्ट है, तो सॉफ्ट स्किल्स में या कॉम स्किल्स में इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप इंग्लिश में ही कम्युनिकेट करो, इंपॉर्टेंट ये है कि आप कॉन्फिडेंटली कम्युनिकेट कर पाओ। अदरवाइज जो इंग्लिश का फ्रेज है यू आर सेलिंग योरसेल्फ आउट। तो मुझे आप जरा सा ये समझाइए और मेरे व्यूअर्स को आप ये समझाइए, जो पेरेंट्स भी देख रहे हैं उनको भी ये आप समझाइए कि देवभूमि ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन या देवभूमि यूनिवर्सिटी जो अब बन चुकी है वो स्टूडेंट्स के अंदर वो सॉफ्ट स्किल्स जो होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है उनको किस तरीके से इनकैलकुलेट करती है, किस तरीके का ट्रेनिंग मॉड्यूल डेवलप किया गया है सॉफ्ट स्किल्स के अराउंड में? सॉफ्ट स्किल्स के लिए हम लोगों ने अपना पूरा एक अलग सब्जेक्ट बना रखा है जिसमें सिर्फ सॉफ्ट स्किल्स नहीं होते, उनका पूरा ट्रेनिंग जो हमारा होता है डेवलपमेंट, PDP बेसिकली पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, उनका पूरा हमने एक कोर्स बना रखा है जिसमें उनका नॉट जस्ट सॉफ्ट स्किल्स बट इंटरव्यू स्किल्स, GD स्किल्स, ये सब हम उन्हें सिखाते हैं। तो एवरी वीक दे हैव क्लासेस एंड क्रेडिट बेस्ड क्लासेस होती हैं, ऐसा नहीं कि आना है आओ, नहीं आना, दे आर नॉट ऑप्शनल, दे आर कंपलसरी मैंडेटरी टू अटेंड। एंड उसमें हम उनको हर चीज़ बताते हैं, जैसे सॉफ्ट स्किल्स में क्रिटिकल एनालिसिस एंड स्पोकन इंग्लिश, रिटन इंग्लिश, कि आपको कितनी आनी चाहिए कितनी नहीं आनी चाहिए। सो लाइक आई टोल्ड यू कि हमारे स्टूडेंट्स बिल्कुल रूरल एरिया से भी आते हैं, तो हम उनको भी केटर करने की कोशिश करते हैं कि उनको एटलीस्ट जब वो एक इंटरव्यू में बैठे, ही माइट हैव द नॉलेज बट वो बता ना पाए, राइट, बिकॉज ऑफ द कॉन्फिडेंस, बिकॉज ऑफ द कम्युनिकेशन गैप, राइट। तो इस वजह से भी ट्रेन देम इनफ कि उनको पता होना चाहिए कि उनको क्या बोलना है क्या नहीं। और ये सारे ही कोर्सेज के लिए ये सपोर्ट सिस्टम अवेलेबल है ना? जितने कोर्सेज हैं, वी हैव 120 प्लस की सबको ये ट्रेनिंग देते हैं। ओके, ठीक है। लास्ट सवाल मेरा ये होगा, अगर कोई स्टूडेंट देवभूमि यूनिवर्सिटी को कंसिडर कर रहा है तो क्या राइट एक्सपेक्टेशन होगी जो वो लेके यहाँ पे आए? जैसे हमारे टॉप मैनेजमेंट बोलते हैं कि इफ यू स्पेंडिंग 100 रुपीज 90 विल बी बैक टू यू। ओके, ठीक है, सो दिस इज द बेसिक एक्सपेक्टेशन जो वो लेके 10 में हमें अपना कॉलेज भी चलाना है, अपने घर भी चलाना है ना, तो दैट इज द बेसिक। बट 90 रुपीज अगर आप 100 इन्वेस्ट करें तो आपके पास वापस आएंगे इन द बेस ऑफ योर स्टडीज, इन द बेसिस ऑफ योर प्लेसमेंट, एवरीथिंग दैट यू डू हियर। ठीक है। तो आई होप कि प्लेसमेंट्स के रिगार्डिंग जितने भी डाउट्स होते हैं वो हमने कवर करने की कोशिश की। इसके बावजूद अगर कोई इनिशिएटिव आप लेते हैं जो हमसे रह गई डिस्कशन में तो आप उसको कवर कर सकते हैं। आई थिंक वी कवर्ड एवरीथिंग एक्सेप्ट फॉर, डिड आई टेल यू अबाउट द इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स दैट आर कमिंग इन टीचिंग? नहीं, आप कवर कर सकते हो उसको, इंडस्ट्रियल एकेडमी का जो कोलैबोरेशन। एग्जैक्टली उसकी वजह से क्या हुआ है कि कंपनीज जिनसे हमारे MOUs हुए हैं तो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स, उनके प्रॉपर इंडस्ट्रियलिस्ट जो काम कर रहे हैं 20-20 साल से, दे कम एंड टेक गेस्ट लेक्चर्स। ग्रेट। दे आल्सो टॉक टू स्टूडेंट्स कि उनको क्या क्या चाहिए, दे
not just give seminars but one-to-one sessions with the students, with the management की management को क्या करना चाहिए, कहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना चाहिए, कहाँ पे हमें क्या ज़रूरत है. तो all that is happening right now and it's all in the process, so we're hoping for the best. ठीक है. तो एक जो इंडस्ट्री का या जो एकेडमिशियंस हैं उनका भी जो बड़ा कंसर्न होता है कि जो कॉलेजेस हैं उनमें एक डिस्कनेक्ट है इंडस्ट्री और एकेडमिया के बीच में. बहुत सारे रिसर्च पेपर्स पब्लिश हो चुके हैं इस पर कि कितना इंपॉर्टेंट है और कितना क्रूशल है ये. इसको लेके देवभूमि यूनिवर्सिटी एक अच्छा स्टेप ले रहा है और होपफुली आने वाले दिनों में ये ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगा. और क्रीम स्टूडेंट्स को, जैसा इन्होंने पहले भी बताया, क्रीम स्टूडेंट्स को लेकर प्लेसमेंट दिलवा पाना तो आसान है. अगर आप रूरल बेल्ट से भी बच्चों को लेते हो, जो एवरेज बच्चे हैं उनको लेके अगर आप ग्रूम करते हो और उनको प्लेसमेंट लायक बना पाते हो, अगर कंपनीज को ऐसा लगता है कि उनको ऐसे कैंडिडेट्स मिल रहे हैं जो प्लग एंड प्ले टाइप के हैं, उनको रिसोर्स के तौर पर यूज कर पाए, ना कि लाइबिलिटी के तौर पर. तो मेरा सजेशन आपको ये होगा कि जब आप आओ तो सीरियसनेस के साथ आइए. आप यहाँ पे जो सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है उनका जितना मैक्सिमम यूज कर सकते हो करो. तो इस मोड पे थैंक यू सो मच. आपसे बात करके काफी अच्छा लगा. थैंक यू सो मच. काफ़ी टाइम हो गया हमें देवभूमि यूनिवर्सिटी में अभी इंटरैक्ट करते हुए. कुछ फैकल्टी से हमने बात की, प्लेसमेंट हेड जो है उनसे हमारा इंटरैक्शन हुआ, जो डीन मैम है उनसे हमारा इंटरैक्शन हुआ. कोशिश हम ये कर रहे हैं कि जब आप देवभूमि यूनिवर्सिटी को या देहरादून लोकेशन पे जब आप अपने लिए कॉलेजेस शॉर्टलिस्ट करना स्टार्ट करो तो आपके पास हर वो इन्फॉर्मेशन हो. इसलिए हम इतना टाइम दे रहे हैं. यहाँ पे हमारे साथ सर हैं जो यहाँ पे डीन है, राइट जी. तो सर से भी हम बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जो हमारा तरीका है कि फैकल्टीज़ पे हम बहुत एम्फोसाइज करते हैं, क्योंकि पढ़ाना फैकल्टीज़ को ही है. तो आपको इन एंड आउट सब कुछ पता होना चाहिए किसी भी कॉलेज की फैकल्टीज़ के बारे में, कि फैकल्टीज़ कैसी हैं, उनकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं, उन्होंने क्या खुद एकेडमिक्स में क्या किया हुआ है, इंडस्ट्रियल एक्सपोजर उनका कितना है. तो हम कोशिश ये करेंगे कि सर से जहाँ जो फैकल्टीज़ हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हर फैकल्टी से बात कर पाना तो पॉसिबल नहीं है, तो सर से बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ फैकल्टीज़ किस तरीके की है अवेलेबल और किस तरीके का सपोर्ट सिस्टम यहाँ पे एक्सटेंड करती हैं स्टूडेंट्स को. तो स्वागत है सर आपका. इंट्रोडक्शन दे दीजिए आप. मेरा नाम नबील अहमद है, डीन स्कूल ऑफ अलाइड साइंसेज देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी. मेरे अंडर में आई हैव अप्रॉक्सीमेटली टेकन केयर ऑफ 12 to 14 डिपार्टमेंट लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, biotechnology, microbiology, forensic science, food technology, nutrition and nutrition science, many more. In the bachelor level as well as PG and doctorate degree as well. तो सर अभी एक कंसर्न जो मैं जब रिसर्च करता हूँ तो एक कंसर्न जो मुझे देखने को मिलता है वो ये है कि इंडिया रिसर्च के मामले में बहुत पीछे है ना. अगर ब्रिक्स कंट्रीज की मैं बात करूँ तो रिसेंट रिसर्च देख रहा था, उसमें हम लोएस्ट रैंक करते हैं. एक IISc बैंगलोर है, IITs भी इनफैक्ट उस तरीके के रिसर्च पे फोकस नहीं कर रही हैं. रिसर्च इतना इंपॉर्टेंट है कि रिसर्च जब होगा तभी इनोवेशन होगा. तो इंपॉर्टेंट ये भी है कि हम प्लेसमेंट्स के साथ साथ रिसर्च पर भी काफ़ी फोकस करें. तो जो ब्रांचेस आप देखते हैं, जो पूरा लाइफ साइंसेस का आप देखते हैं, उसमें रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो एक बार मुझे आप ये समझाइए और मेरे थ्रू आप मेरे व्यूअर्स को आप ये समझाइए कि रिसर्च का किस तरीके का सपोर्ट सिस्टम है यहाँ पे, रिसर्च पे कितना एम्फोसाइज करता है देवभूमि यूनिवर्सिटी. जो भी रिसर्च के फील्ड में आप लोग डेवलपमेंट्स कर रहे हैं वो सब कुछ आप एक बार कवर करिए. जो हम लोग ने करिकुलम अपना बनाया हुआ है जो बच्चों को पढ़ाने के लिए, बैचलर्स हो चाहे वो मास्टर डिग्री हो, तो आपने देखा होगा कई जगह की जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं दैट विल बी जो है वो आपका PG लेवल पे होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट में होते हैं. लेकिन हम लोगों ने क्या एम्फेसाइज किया है कि वो हमने अपने थर्ड ईयर में भी उसको एज ए कंपलसरी रखा हुआ है, UG में भी कंपलसरी रखा हुआ है. 2 पार्ट में हमने उसको डिवाइड किया है कि माइनर प्रोजेक्ट और मेजर प्रोजेक्ट्स. जो माइनर प्रोजेक्ट होगा वो आपका 5th सेमेस्टर में लिया जाएगा और जो मेजर है वो आपका 6th सेमेस्टर में लिया जाएगा. उन माइनर प्रोजेक्ट में बच्चे क्या काम करेंगे, शुरू के 6 महीने वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे. अगर इनको एक प्रॉब्लम दे दी गई, उन्होंने आइडेंटिफाई किया हाँ ये चीज़ें से हम प्रॉब्लम हमें फेस हो रही है, अब उसी का ही उसको सॉल्यूशन बच्चों को खुद करना होगा और वो सारा वो 6th सेमेस्टर में किया जाएगा थ्रू एक्सपेरिमेंट. ठीक, ये हमने कर रखा है, अपना बायोटेक में भी कर रखा है, माइक्रोबायोलॉजी, फूड टेक में, इवन दो फॉरेंसिक्स में भी हम लोग ने कर रखा है. okay. एक और चीज़ हम लोग बताना चाहेंगे कि ज़्यादातर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, क्यों देवभूमि बेटर है, हम लोग फोकस करते हैं थ्योरेटिकल नॉलेज में ना दे करके एक्सपीरियंशियल लर्निंग मोड पे. जो भी चीज़ है आप थ्योरी क्लासरूम में बता रहे उससे नहीं समझ में आता है आपको. हम लोग थ्योरी करने के बाद से उस बच्चे को या उस जो बच्चा है उनको हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग मोड में भी सिखाते हैं. लाइक अगर हम बात करें कि हमारे यहाँ फॉरेंसिक एक डिपार्टमेंट है, तो फॉरेंसिक्स में क्राइम सीन्स होते हैं, क्रिमिनोलॉजी होते हैं, डॉक्यूमेंट टेयर कर दिए जाते हैं, तो उनका प्रॉपरली बच्चे सीखते हैं या बच्चों को प्लेग्राउंड पे ले जा करके उनको बताया जाता है कि क्राइम सीन कैसे क्रिएट किया जाता है, कैसे सस्पेक्ट को आइडेंटिफाई किया जाता है, डॉक्यूमेंट के साथ फोर्जरी हुई है या 420 का अगर नोट आपको मिलेगा कैसे आइडेंटिफाई करें. तो वो सारी चीज़ें हम हमारे यहाँ की फैकल्टी उन बच्चों को प्रोवाइड कराती है.
एक और आपने चीज़ किया रिसर्च प्रोजेक्ट की बात, तो हमें ये बताते हुए बड़े खुशी हो रही है कि हमारे यहाँ के जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, ज़्यादातर फैकल्टियों ने यहाँ पे एक यूकॉस्ट है। यूकॉस्ट एक उत्तराखंड काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, जो एक फंडिंग एजेंसी है, आप कह लीजिए स्टेट लेवल की। तो वहाँ से फैकल्टी को फंड भी मिले हुए हैं प्रोजेक्ट कराने के लिए। और लास्ट ईयर हम लोगों ने एक मिलेट ईयर सेलिब्रेशन किया था, जो कि मोदी जी के नेतृत्व में कहा गया था हर एक यूनिवर्सिटी को करने के लिए। तो हमने बहुत बड़े लार्ज स्केल पे उसको किया था। रिसेंटली स्कूल ऑफ अलाइड साइंसेज गॉट अ प्रोजेक्ट फ्रॉम द DST सर फॉर द बायोइन्फॉर्मेटिक्स वर्कशॉप। दिस इज़ अ फुल्ली फंडेड वर्कशॉप फॉर द स्टूडेंट, फॉर द बैचलर, मास्टर्स और PhD स्टूडेंट्स। अगर वो अपना रिसर्च करना चाहें या कुछ सीखना चाहें, तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फंड दिया हुआ है। और जो कि हम लोग जो वर्कशॉप है, जो टेंटेटिव प्लान कर रहे हैं, वो 29 जनवरी 2024 से लेकर के अप्रॉक्सीमेटली 7 डेज होगा, 4 to 5 फरवरी तक हम उसको परफॉर्म कराएंगे। आपने BSc माइक्रोबायोलॉजी, BSc बायोटेक्नोलॉजी, BSc फॉरेंसिक साइंस की बात की, तो इन पे बहुत सारी क्वेरीज आती हैं हमारे पास स्टूडेंट्स की, सर ये कोर्सेज हम करना तो चाहते हैं बट हमें समझ नहीं आ रहा है कि इनका करियर प्रॉस्पेक्ट क्या है और हमें बेहतर यूनिवर्सिटीज़ भी नहीं मिल पा रही हैं। तो पहले तो मुझे आप ये बता दीजिए कि BSc बायोटेक्नोलॉजी, BSc माइक्रोबायोलॉजी, BSc फॉरेंसिक साइंस, यहाँ जो फैकल्टीज़ हैं आपके यहाँ पे, क्या उनके पास केवल थ्योरेटिकल ही नॉलेज है या ऐसी फैकल्टीज़ भी आप लोगों के यहाँ पे है जिन्होंने इन तीनों फील्ड्स में, चूंकि यहाँ पे प्रैक्टिकल एक्सपोजर का होना बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो कुछ ऐसे फैकल्टीज़ भी हैं, और अगर है आपके पास फैकल्टीज़ तो कितनी फैकल्टीज़ होंगी, क्या बाइफर्केशन होगा? बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। देखिए, जैसे हमने आपको बताया कि जो भी अलाइड साइंसेज में हमारे यहाँ की फैकल्टी हैं वो साउंड हैं और रिक्रूट करी गई हैं IITs और NITs से। ओके, कितनी परसेंट फैकल्टीज़ होंगी? हमारे यहाँ अप्रॉक्सीमेटली अलाइड साइंसेज में 39 अभी स्टिल हैं, 39 फैकल्टी मेंबर्स। और आउट ऑफ 39 कितनी परसेंट फैकल्टीज़ होंगी जो IITs या एमिनेंट इंस्टीट्यूशन से हैं? और 15 to 20 15 to 20 हैं। ओके ग्रेट, मतलब 50% का अराउंड रेशियो है। जी। ठीक है। और रही बात आपने करा कि प्रोजेक्ट की बात आपने शायद करी है कि करियर आउटकम्स एक बार बता दीजिए कि अगर BSc फॉरेंसिक्स में कर रहा हूँ या BSc माइक्रोबायोलॉजी में कर रहा हूँ या BSc बायोटेक्नोलॉजी कर रहा हूँ, तो एक तो करियर आउटकम्स क्या होगा, और जो बच्चे देवभूमि यूनिवर्सिटी से पास आउट होकर निकल रहे हैं उनको किस तरीके का प्लेसमेंट सपोर्ट सिस्टम हम प्रोवाइड करा रहे हैं और किस तरीके की जॉब अपॉर्चुनिटीज उनको मिल रही हैं यहाँ से? अभी रिसेंटली हमारे यहाँ के कुछ बच्चे जो है प्लेस हुए हैं BSc, जो नॉर्मली अभी हमारा बैच जो पास आउट होने वाला है इस बार अभी 6 सेमेस्टर में जाएगा, बायोटेक और माइक्रोबायोलॉजी और फॉरेंसिक वाले अब लास्ट ईयर जाएंगे। लास्ट ईयर हम लोग क्या जो पास आउट हुआ है बैच जो है वो फूड टेक्नोलॉजी का पास आउट हुआ और CBZ के हुए हैं। तो उस फूड टेक में जो नेचर साइंसेस करके एक कंपनी है फूड की, बहुत बड़ी कंपनी है, उसमें बच्चों को प्लेसमेंट हुआ है। ठीक। और लर्नर शाला एक करके है एक प्लेसमेंट कंपनी, उसमें भी बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है। और एक क्वेश्चन आपने करा है कि करियर आउटकम्स के बारे में। करियर आउटकम्स की अगर हम बात करें कि BSc बायोटेक या BSc माइक्रोबायोलॉजी करने के बाद से कहाँ जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती है, जैसे आपको पता है कि इंडिया जो है ग्रोइंग कंट्री है, हर जगह जो है इंडस्ट्री का लग ही रहा है सारी चीज़ें। तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द बैचलर डिग्री इन दी बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी दे विल गॉट अ प्लेस इन द क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर, क्वालिटी एश्योरेंस ऑफिसर। और इफ दे वांट टू परस्यू देयर करियर इन द रिसर्च दे कैन परस्यू इन द फील्ड ऑफ लाइक, अगर हम कहें कि अगर वो रिसर्च करना चाह रहे हैं किसी ऐसे इंस्टीट्यूट में जहाँ पे वो साइंटिस्ट बनना चाहें, उसमें भी वो बच्चे जा सकते हैं आपके। और अगर मास्टर्स करना चाह रहे हैं उसके लिए हम लोग यहाँ पे नेट की भी एक स्पेशल हम लोग एक क्लास चलाते हैं, जो बच्चे जो है अगर MSc में जो प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं उनके लिए भी हम लोग नेट के लिए भी यहाँ पे चलाते हैं MSc जो बच्चे अभी पास जो पढ़ रहे हैं। ठीक है जी। देखो, बात ये है कि केवल ऐसा नहीं कि टेक्निकल कोर्सेज करके ही आप एक अच्छा करियर ले सकते हो। इंडिया को वैक्सीन कैपिटल ऑफ वर्ल्ड कहते हैं, फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री यहाँ का बहुत रेनाउंड है, हेल्थ सेक्टर मतलब आप देख रहे हो हेल्थ टूरिज्म किस स्पेस से ग्रो कर रहा है इंडिया का। तो अगर आपको लगता है कि आपका MBBS नहीं हो पा रहा है या कोर मेडिकल में आप नहीं जा पा रहे हो, तो अलाइड साइंसेज एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और इंडिया में जिस तरीके का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि पूरा का पूरा डिपार्टमेंट क्रिएट किया गया है, इंडिया हेल्थ टूरिज्म पे काम कर रहा है, तो ऐसे इंस्टीट्यूशंस की और ज़रूरत है जो इस फील्ड में अच्छा काम कर रहे हो। तो अभी कितने बैचेस सर आपके यहाँ से पास आउट हो चुके होंगे, अगर मैं बात करूँ BSc माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, फॉरेंसिक्स की? इस बार जो हमारे यहाँ के 3rd ईयर के बच्चे जो है BSc बायोटेक, माइक्रोबायोलॉजी और हमारे यहाँ के फॉरेंसिक के बच्चे पास आउट हुए हैं। लास्ट ईयर हमारे यहाँ फूड टेक, CBZ और ये बच्चे पास आउट हुए थे। और ज़्यादातर बच्चों ने जो है हायर स्टडीज़ को भी चुना है और ज़्यादातर बच्चे ऑलरेडी प्लेस भी हैं। ओके जी ठीक है। और एवरेज प्लेसमेंट क्या मिल जाता होगा? क्योंकि एक बहुत बड़ा सवाल ये आता है बच्चों के मन में कि अगर मैंने BSc माइक्रोबायोलॉजी किया, बायोटेक्नोलॉजी किया या मैं अगर फॉरेंसिक्स में गया, तो स्टार्टिंग सैलरी क्या मिल सकती है? स्टार्टिंग सैलरी आपकी जो रहेगी 15 to 20,000 पर मंथ के अप्रोक्सीमेटली। ईजी, बहुत ही ईजी वे में। और किस तरीके का करियर ग्रोथ देखने को मिलता है, मतलब
अगर मैं 3 सालों की बात करूँ डाउन द लाइन, तो किस तरीके का ट्रेजेक्टरी देखने को मिल सकता है? देखिए अप एंड डाउन्स तो डिपेंड करेगा कि देखिए यहाँ पे कंपनी एक हफ्ता छोड़ करके आती रहती, प्लेसमेंट ड्राइव्स चलती रहती। ठीक है। बच्चे कुछ बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी हैं हमारे पास, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको स्पेशल अटेंशन चाहिए होती है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बोल भी नहीं पाते, तो उनके लिए हम लोग एक स्पेशल सेशन भी चलाते हैं जिसको आप कहते हैं कि स्लो लर्नर और एडवांस लर्नर। तो स्लो लर्नर और एडवांस लर्नर वो है जो बच्चे, मान लीजिए टेस्ट हुआ और उस बच्चे टेस्ट में बेटर परफॉर्म नहीं कर पाए, तो उसके लिए हम लोगों ने स्पेशल क्लासेस वगैरह या स्पेशल कह लीजिए ग्रूमिंग क्लासेस वगैरह भी हम लोग कराते हैं ताकि वो बच्चे बेहतर तरीके से अपना परफॉर्मेंस दे पाएँ और आगे अपलिफ्ट कर पाएँ। ओके, ठीक है। ये जो अलाइड साइंसेज वाला पूरा का पूरा डिपार्टमेंट है, इसमें प्रैक्टिकल एक्सपोजर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात की आपने, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका। इसमें साथ ही साथ रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है लैब्स का। तो हमारे यहाँ पे क्या वो लैब्स हैं जो बच्चे को स्किल्स इम्पार्ट कर पाए, जिसकी डिमांड है आज इंडस्ट्री में? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे यहाँ माइक्रोबायोलॉजी की लैब है, मॉलिकुलर बायोटेक्नोलॉजी की लैब है, हमारे जेनेटिक इंजीनियरिंग की, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी और फूड टेक्नोलॉजी, जो बेसिक्स जो होनी चाहिए बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक की लेबोरेटरीज वी आर है। और फुली फंक्शनल, एक होता है दिखाने के लिए लैबोरेटरी है और एक होता है कि बच्चे वहाँ जाते हैं। तो किस तरीके की वैसे तो हम लोग जाके कुछ फुटेजेस देखने की कोशिश करें, बट फंक्शनल है वो लैबोरेटरी? हाँ जी जी, बिल्कुल फंक्शनल है। और हमारे यहाँ भाई एग्ज़ाम भी चल रहे हैं। एग्ज़ाम में कुछ ऐसा भी होता है कि सिर्फ आपने कई जगह गए होंगे इंटरव्यू लेने के लिए और देखा भी होगा हर जगह कि बच्चों को प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो प्रैक्टिकल बस लिखवा दिया और परफॉर्म नहीं हो रहे। बिल्कुल। तो अगर आप जाएंगे, विजिट करेंगे, हमारे प्रैक्टिकल चल रहे हैं, बच्चे प्रैक्टिकल भी परफॉर्म कर रहे हैं और उसी के बेसिस पे उनको जज भी किया जाता है और उसी के बेसिस पे उनको नंबर भी दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये इनिशिएटिव मुझे अच्छा लगा, क्योंकि ये कोर्सेज ऐसे नहीं है कि केवल थ्योरी पढ़ा से काम हो जाए। क्योंकि देखो अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है इंडिया में, और टारगेट है हमारा कि 5 ट्रिलियन इकॉनमी हमें बननी है। तो केवल वो कंप्यूटर साइंस से नहीं हो पाएगा, आपको जो बाकी स्ट्रीम्स भी हैं उनमें भी फोकस करना पड़ेगा। तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं, आप अपने स्ट्रेंथ को एनालाइज करो, और अगर आपको लगता है कि आप इन कोर्सेज के लिए राइट फिट हो तो आप कंसिडर कर सकते हो। यहाँ के कुछ स्टूडेंट्स से हम बात करेंगे, सर ने जो भी चीज़ें हो सकती है वो कवर की। इसके बाद भी अगर कुछ और इनिशिएटिव्स आप लोग ले रहे हैं जो छूट गया डिस्कशन में, तो आप कवर कर सकते हैं। आई थिंक सारी चीज़ें आपने पूछी नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छे तरीके से और बहुत क्लैरिटी के साथ जो भी इनिशिएटिव्स यहाँ पे लिए जा रहे हैं उनको कवर किया। अब चलते हैं कुछ स्टूडेंट से बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि जो सर बता रहे हैं वो कि एक्चुअल में स्टूडेंट्स को मिल रहा है। क्योंकि इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि जो यहाँ के इनिशिएटिव्स है वो स्टूडेंट्स तक भी पहुंच रहे हो। तो एक बार चलते हैं और कुछ स्टूडेंट से भी इंटरैक्ट करते हैं, बने रहिए हमारे साथ। तो अभी फैकल्टी से बात हुई, यहाँ के डीन डायरेक्टर से बात हुई, और ऑब्वियसली डीन से जब आप बात करते हो, फैकल्टी से बात करते हो, तो वो लोग तो अच्छी बातें ही बताते हैं। जो एक्चुअल रिव्यू है किसी भी कॉलेज का वो वहाँ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स ही देते हैं। तो हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं, इनसे हम बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी जो है, क्या उसको आप अपने हायर एजुकेशन के लिए कंसिडर कर सकते हो। बहुत ही डाइवर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है निधि तिमान और क्या पढ़ाई कर रही हो? और मैं यहाँ देवभूमि से BHA कर रही हूँ, बैचलर इन हॉस्पिटल कौन से एडमिनिस्ट्रेशन, ईयर में हो? फर्स्ट ईयर। आपका नाम? आदित्य मेहरा। आप क्या पढ़ाई कर रहे हो? BHA। ठीक है, फर्स्ट ईयर ही आपका भी? हाँ जी, फर्स्ट ईयर। ठीक है, आप? My name is Manu और I am also from BHA. First फर्स्ट ईयर ही। आपका नाम? तानिया चंदेल, मैं भी BHA कर रही हूँ, फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर। आपका नाम? माय नेम इज भूमिका, मैं BSc OT कर रही हूँ, OT टेक्नीशियन, सीन ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन नाम है आपके कोर्स का, है ना? और कौन सा ईयर है आपका? फर्स्ट ईयर। आपका नाम? मेरा नाम स्नेहा है और मैं भी OT टेक्नीशियन कर रही हूँ। ठीक है। तो देखो, ये जो कोर्सेज आप लोग परस्यू कर रहे हो, ये ऑब्वियसली प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कोर्सेज हैं, है ना? इसमें थियोरेटिकल नॉलेज का बहुत रोल नहीं है। मतलब थियरी का इतना ही रोल है कि आपको एक बार थियरी समझ में आ जाए, लेकिन एक्चुअल में आप इंडस्ट्री में जब जाओगे काम करने के लिए, तो वो जो प्रैक्टिकल चीज़ें आपने यहाँ पे सीखी हुई हैं वही एग्जीक्यूट कर पाओगे। क्योंकि आप लोग डे टू डे बेसिस पे एक्सपोज होते हो, आपको डायरेक्ट क्लाइंट फेसिंग जॉब जिसको कहते हैं, आपको डायरेक्टली पब्लिक से डील करना होता है। तो वो स्किल्स जब तक आपके अंदर यहाँ इनकैलकुलेट नहीं की जाएंगी, आप लोग अपने करियर में नहीं एक्सेल कर पाओगे, या आपको जॉब मिलना भी डिफिकल्ट हो जाएगा। केवल थियरी वाला पोर्शन हेल्प नहीं करेगा, है ना? तो सबसे पहले मुझे ये बताओ, आप BHA बहुत डिमांड में है, ठीक है? तो पहला सवाल आप लोगों से होगा, अब BHA के लिए बहुत सारे और कॉलेजेस रहे होंगे, आप लोगों के लिए डिसाइडिंग फैक्टर क्या था जो आप लोगों ने देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी को ही सेलेक्ट किया अपने BHA के लिए? बिकॉज यहाँ पर मुझे जो मतलब फैकल्टी है हमारे, वो मुझे बहुत अच्छे लगे, मतलब जो वो हमें पढ़ाते हैं, तो मतलब वो मुझे बहुत सही तो लगी। फैकल्टीज तो आपको बाद में पता चली होंगी ना, जब आप कॉलेजेस कंसिडर कर रहे होगे, तो आपने इसके अंदर क्या देखा था ऐसा जो आपने यहाँ पे एडमिशन लिया था? और मतलब ये बहुत पास भी पड़ जाता है मुझे अपने घर से, अच्छा। वरना तो और कॉलेज बहुत दूर दूर हैं, तो अच्छा। इसलिए मुझे ये इसलिए सही लगा। आपके घर के पास था इसलिए आपने चुना था। आपके लिए क्या मतलब डिसाइड इधर का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। अच्छा। हाँ, स्टडी पर्पस के लिए एज ए मतलब कुछ भी
स्टडी वगैरह के लिए। आपके मतलब लिए बहुत decided अच्छा है। करके मेरे को भी इंस्टा स्ट्रक्चर बहुत अच्छा लगा और लाइक मेरे को वो अच्छा लगा कि यहाँ का इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट। अच्छा, आपके लिए क्या डिसाइडिंग फैक्टर था? मैं तो यहाँ पे मतलब यहाँ के देहरादून की तो नहीं हूँ, तो मैंने के हो? मैं कानपुर से हूँ। अच्छा। तो फिर एरिया लोकेटेड तो मैंने पहले चेक किया था कि यहाँ पे कितना नेचर से ओरिएंटेड है और बहुत इमर्जिंग नया कोर्स है ये। तो फिर ये देखा था ना मैंने कि मतलब नए कोर्स को कितने अच्छे से प्रमोट कर रहे हैं, मैंने ये चीज़ नोटिस की थी इसमें। अच्छा, आप लोगों के लिए डिसाइडिंग फैक्टर क्या था? मतलब मुझे देहरादून प्लेस अच्छे लगते हैं एक तो। अच्छा। अब यहाँ पे जो मेरे सीनियर्स वगैरह है ना वो सब है तो। अच्छा, आपके सीनियर्स यहाँ पढ़ रहे हैं तो उनसे आपने फीडबैक लिया होगा, हाँ जी। है ना? आपके लिए डिसाइडिंग फैक्टर क्या था? सर मेरे को यहाँ का कैंपस बहुत अच्छा लगा और प्लेसमेंट भी अच्छी लगी और बोनस भी ये था कि मतलब मेरे घर के पास था बहुत। अच्छा, आप भी देहरादून की? यस। तो आप लोगों ने जो बताया, आप कुछ लोगों के लिए डिस्टेंस और डिसाइडिंग फैक्टर था और कुछ लोगों के लिए यहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा लगा आप लोगों को, है ना? देखो, हमने जो किसी भी कॉलेज को रिव्यू करने का जो तरीका अपनाया है वो है कुछ पैरामीटर्स के ऊपर। सबसे पहले मुझे बताओ कि जो फैकल्टीज हैं, आप लोग जब यहाँ पढ़ाई कर रहे हो तो जो फैकल्टीज हैं वो फैकल्टीज कैसी हैं, कितनी अप्रोचेबल हैं, कितनी नॉलेजेबल हैं, क्या जो फैकल्टीज आपको पढ़ा रही हैं उनके पास कोई इंडस्ट्रियल एक्सपोजर भी है, मतलब ओवरऑल फैकल्टीज कैसी हैं ये बताते चलो आप एक एक करके। फैकल्टी बहुत अच्छी है, मतलब वो हमें बहुत अच्छे से हेल्प भी करती है अगर हमें ज़्यादा डाउट होते हैं तो। और मतलब अगर मतलब हमको और भी कुछ उनसे बात करनी है तो वो हमें वैसे भी हम उनसे बात कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम सब। तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी। जो पढ़ाती हैं वो समझ में आता है आपको? पढ़ाती हैं वो भी समझ में आता है और मतलब बार बार मतलब अगर हमें समझ नहीं आता तो बार बार रिपीट करके बताती हैं, तो इसलिए मुझे अच्छा लगा। ठीक है, आप कुछ ऐड करोगे फैकल्टीज में? हाँ जी सर, बिल्कुल करूँगा। मतलब फुल टाइम सपोर्ट रहता है उनका एज मतलब कभी भी उनको फ़ोन कॉल्स मतलब स्टडी के पर्पज़ के लिए वो उनको पूछ सकते हो। ठीक है, आप मुझे एक बार जरा कोर्स करिकुलम का अप्रोच क्या है वो बताओ। जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये प्रैक्टिकल ड्रिवन कोर्स है, तो प्रैक्टिकल की क्या अपॉर्चुनिटीज है, किस तरीके से ये लोग पूरा टीचिंग मेथोडोलॉजी क्या है, जरा सा इस पे आप सर लाइक सब हमारी जितनी भी फैकल्टीज़ है दे आर ऑल डन MHN और मास्टर्स करी है, तो सर उन लोग को एक्सपीरियंस भी काफ़ी है और नॉलेज भी दे प्रोवाइड अस एक्स्ट्रा क्लासेस आल्सो। सो लाइक आई एम फ्रॉम ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड, तो मेरे को अभी हमारे कोर्स में मेडिकल मतलब मेडिकल कोर्स है तो बायो का भी थोड़ा बहुत वो है। अच्छा। और मैं ह्यूमैनिटीज़ से हूँ तो मेरे को मतलब नॉर्मली बायो से वो थी मैं, मतलब बायो इतना नहीं मतलब आया ही नहीं, मतलब 11-12 में छोड़ दिया था। तो उस इससे तो मैम हम लोग को लाइक एक्स्ट्रा ध्यान देती कि हाँ तुम लोग बिना नॉन बायो हो तो कैसे उन्हें हम लोग को मतलब वो कर सके, तो उस हिसाब से। आपको क्या लगता है कि BHA करने के बाद किस तरीके की जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं एक स्टूडेंट को, मतलब कोर्स का आउटकम क्या होगा? कोर्स में वैसे तो अभी बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, जैसे हमारी जो टीचर्स हैं ना उन्हें भी MHA किया है। MHA के बाद उन्हें भी मतलब उन्हें भी एज एडमिनिस्ट्रेटर ओवरव्यू ये सब उन्हें करने के बाद वो हमें अपना वो बताती है ना, अपना एक्सपीरियंस बताती है, तो उनको देख के लगता है कि मतलब हमारे लिए भी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ है। वैसे लोग बोलते हैं कि नहीं है, लेकिन है, हमें यहाँ के पता चलता है कि बहुत कुछ है यहाँ पे। कुछ करियर एवेन्यूज बताएं आपको इन्होंने यहाँ पे कहाँ पे जॉब मिल सकता है आप लोग? हाँ, एक हॉस्पिटल में बेसिकली जितना भी पेपर वर्क वगैरह काम होता है, मेडिकल से जो मतलब क्लिनिकल वर्क छोड़ के बाकी सारा काम बेसिकली हम पे ही होता है। बैकबोन कहते हैं हम लोगों को, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को हॉस्पिटल का बैकबोन कहते हैं। लाइक एक ब्रिज हम लोग लाइक एक ब्रिज की तरह काम करते हैं जो पेशेंट हॉस्पिटल को जोड़ कनेक्ट करता है। ठीक है। हम HR भी बन सकते हैं हॉस्पिटल्स में और हमें इसके अलावा भी बहुत सारी पोस्ट मिल सकती हैं। MRD भी हमारा जॉब होता है। MRD में तो हम लोग ही काम करते हैं बेसिकली, मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट में। मतलब एवेन्यूज आप लोगों को समझ में आ रहा है कि कोर्स करने के बाद डिमांड है इस कोर्स की और अकोमोडेट हो जाओगे आप लोग? कोरोना के बाद तो बहुत ही ज़्यादा डिमांड है कोर्स की। और इसी वजह से आपने डिसाइड किया था? और हाँ, सच बताऊँ तो पहले मेरे को मेडिकल ही करना था, फिर सोचा नहीं, मेडिकल में आजकल बहुत ज़्यादा रश हो रहा है, बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कतें आ रही हैं कुछ। अभी नेक्स्ट का एग्जाम नया निकला तो सोचा ये ज़्यादा अच्छा ऑप्शन निकलेगा। मेडिकल भी है इसमें, मैनेजमेंट भी है, सब कुछ है ओवरऑल। आप लोगों की फैकल्टीज कैसी हैं? BSc OT भी एक प्रैक्टिकल ड्रिवन कोर्स ही है, तो आप लोगों की फैकल्टीज कैसी हैं? वैसे तो सब अच्छे हैं, बस अच्छे से समझाते हैं, प्रैक्टिकली सब कुछ दिखाते कर के बता के एक्सपेरिमेंट वगैरह सब कराते हैं। बहुत अंडरस्टैंडिंग भी है और सपोर्टिव भी है, और अगर मतलब कोई क्वेश्चन ना आ रहा हो तो रिपीट करने के लिए भी कर देती है। ठीक है। और करियर अपॉर्चुनिटीज क्या है? अगर मान लो मैंने BSc OT किया यहाँ से, तो क्या क्या कहाँ मुझे जॉब मिल सकती है? सर यहाँ पे मतलब बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, और ज़्यादातर जैसे लेमन विकास नगर में लेमन मिल जाएगा, और जॉली ग्रांड भी है, वहाँ भी आपको मिल सकती है। मतलब बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है इस कोर्स में। मुझे जरा आप समझने में ये हेल्प करो कि जैसे मान लो मैंने BSc OT किया, ठीक है, तो पहले मुझे ये समझाओ कि पढ़ाया क्या जाता है OT में, मतलब क्या कोर्स करिकुलम क्या है BSc OT का?
हमें फिजियोलॉजी बताई जाएगी, एनाटमी और पैथोलॉजी, बायोकेमिकल वगैरह इन सब में बताया जाएगा। थ्योरी के साथ साथ हमको प्रैक्टिकल भी समझाया जाता है, क्योंकि थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल वर्क भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर हम किसी हॉस्पिटल में जाएंगे तो थ्योरी इतना मेन नहीं होता जितना प्रैक्टिकल होता है, तो इस वजह से होता है प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ जो हॉस्पिटल है इनका, उसका आप लोगों को बेनिफिट मिलता है, एक्सपोजर मिलता है आप लोगों को उसका? सर अभी तो हमारा फर्स्ट ईयर है, बट अगर जैसे जैसे सेमेस्टर बढ़ते जाएंगे वैसे प्रैक्टिकल वर्क भी करवाया जाएगा। अच्छा, तो अभी लैब्स वगैरह कुछ हो रही हैं आप लोगों की? practical? लैब्स वगैरह होती हैं, डेज फिक्स होते हैं, मंडे ट्यूसडे। आप लोग सेटिस्फाइड हो अपनी जो फैकल्टीज हैं, जो कोर्स करिकुलम पढ़ाया जा रहा है? आप लोगों को लग रहा है कि हाँ, अगर मुझे इंडस्ट्री में जाकर नौकरी देखनी पड़े तो नौकरी मिल जाएगी मुझे? मतलब आप लोगों को कॉन्फिडेंस आ रहा है ना इस बात को लेकर? यस सर। ठीक है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, चलो आप लोगों ने बता दिया कि फैकल्टीज अच्छी हैं, आपने बता दिया कि कोर्स करिकुलम भी आप लोगों का ठीक है ना? अब मुझे एक बार जरा कैंपस लाइफ के बारे में बताओ। अब सब लोग फर्स्ट ईयर के हो, है ना? तो कैंपस लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी फ्रेशर के लिए। तो किस तरीके का कैंपस लाइफ है, क्या फेस्ट वगैरह हुए अभी तक, जो भी कैंपस लाइफ के बारे में बता सकते हो बताओ एक बार। अभी फ़िलहाल हमें फ्रेशर पार्टी मिली थी, तो वो भी बहुत अच्छी थी और उसमें मतलब एक सिंगर भी आए थे। मुझे युवराज हंस थे। हाँ, युवराज हंस सिंगर आए थे। हम मतलब एज हम लोग इको फ्रेंडली है इन्वायरमेंट, तो उधर का हाँ कैंपस का भी बहुत अच्छा है। बाकी करिकुलम एक्टिविटीज होती है वो लाइक हाँ, बट वो हम पे डिपेंड करता है कि हम पार्टिसिपेट करें या नहीं करें, वैसे होती है। अच्छा, तो कॉलेज में कुछ ना कुछ इवेंट चलता ही रहता है, अगर हम इंटरेस्टेड है तो हमेशा पार्ट ले सकते हैं। पिनाक भी होगा मतलब, तो उसमें भी मतलब शायद बहुत मजा आएगा। अच्छा, अभी तो मैं एज ए फ्रेशर है, अभी देखते हैं आगे आगे। मतलब अभी तो सही जा रहा है हमारा हमारा। होता है काफी दिन का चलता है, तो पिनाक शायद से 5 दिन का होता है, उसमें कल्चरल नाइट्स भी होती है, सिंगर्स आते हैं, मतलब बहुत एंगेजिंग रहता है, ऐसा सुनने में आया। और बाकी हमने पहली बार तो अभी अटेंड नहीं किया, और बहुत सारी बाकी चीजें भी होती रहती है। फ्रेशर्स अटेंड की थी हमने, तो तो हाँ, हम समझ सकते हैं कि अब अच्छा इस बार सोचा इस बार पक्का लेंगे पार्ट। अच्छा, पार्टिसिपेट करेंगे इस बार। अच्छा, सॉफ्ट स्किल्स में किस तरीके का फोकस है देवभूमि का? क्योंकि देखो, जब आप लोग भी आए हो, क्लास 12 पास आउट करके जब बच्चा आता है तो बिल्कुल अनपॉलिश्ड होता है ना? तो सॉफ्ट स्किल्स मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स पे किस तरीके से काम होता है, ड्रेसिंग सेंस किस तरीके से, क्या इन सब चीज़ों की क्लासेस आप लोगों को कंडक्ट कराई जाती है? हाँ जी, बिल्कुल कराई जाती है। और मतलब ड्रेसिंग सेंस पे तो बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, और हम लोग को प्रॉपर ड्रेसअप में आना पड़ता है। अगर हम प्रॉपर ड्रेसअप में नहीं आएंगे तो हमको एंट्री भी नहीं मिलती है, और हमें डांट भी पड़ती है आज फिर। आपको मिल गए वैसे? हाँ, आज तो मिल गई। और हमारा मतलब हमारा कोर्स भी जो हम स्टडी कर रहे हैं वो भी ऐसे प्रोफेशनल है, तो हमको तो ऐसे ही रहना पड़ेगा। हाँ, स्टार्टिंग से। ठीक है। तो ग्रूमिंग क्लासेस वगैरह मिल रही है आप लोगों को? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, बट लेकिन हमारी जितनी भी फैकल्टीज है वो लोग हमें लिटिल मतलब सिखाते हैं कि प्लीज प्रॉपर यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शंस में रहते हैं कि किस तरीके से हमें ड्रेसअप होना होता है, बाल कैसे बनाते हैं। अभी तो हम लोग फर्स्ट ईयर है, तो मतलब थोड़ा रिलैक्सेशन है कि मतलब वार्निंग देके छोड़ देते हैं। हाँ, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स, बाकी स्किल्स में भी हमारी आगे क्लासेस भी लगती है। जो अभी चल रहा है ना, उसमें भी हमारी एक्टिविटीज़ वगैरह में ये सब कवर किया जाता है कि हम लोगों का थोड़ा एक्सपोजर हो जाए अच्छी चीज़ों से। हमारे फैकल्टीज हम लोग को मतलब समझाते रहते हैं बीसी की कम्युनिकेशन पे थोड़ा वो करो, अपने क्योंकि एक्सपीरियंस से अपनी हमारी गलतियां निकाल के बताते हैं कि तुम कभी हम अपने लोग प्रोफेशनल लाइफ में हाँ। ऐसी चीजें बिल्कुल मत बोल देना किसी के सामने। ठीक है। अच्छा, आप लोग तीनों फीमेल कैंडिडेट्स हो, है ना? फीमेल्स हो तो फीमेल्स के लिए कितना सेफ है? गर्ल स्टूडेंट अगर आ रही है तो कितना सेफ है कैंपस या आसपास? आप लोग कहाँ हॉस्टल में रहते हो या बाहर रहते हो आप लोग? बाहर रहते हो आप लोग। तो फीमेल्स के लिए सेफ है कैंपस? आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है यहाँ पे? हाँ जी, मेरे को तो सेफ ही लगा, मतलब सेफ लगा? सेफ ही है। अच्छा, आपको? हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, पूरा सेफ है। कैंपस यहाँ पे थोड़ा ट्रैवलिंग व्हीकल्स वगैरह का थोड़ा दिक्कत है, लेकिन अगर बाहर का एरिया देखे, कैंपस का एरिया भी देखे, तो फीमेल्स के ऐसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगी, कि मैं भी पहली बार ही घर से बाहर निकली है यहाँ पे। बिल्कुल मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं लगी इस चीज़ ठीक में। है। तो क्लास 12 के बाद जो एक्सपेक्टेशंस थी आप लोगों की कैंपस लाइफ को लेके, वो मीट हो रही है यहाँ पे आके? काफ़ी हद तक हो रही है वैसे तो, क्योंकि मतलब इतना सब कुछ सोचा था कि यहाँ पे आके अच्छे फैकल्टीज मिलेंगे, वो सब मिल रहा है, और करिकुलम भी बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ, Overall तो सब कुछ ही अच्छा लग रहा है। देयर ओन मतलब अपने जैसे बच्चे को वो करता है, तो हमें भी अपने वैसे ही टीच। तो प्लेसमेंट्स पे आप लोग एक बार जरा बताओ कि जो कोर्स आप लोगों का है बैचलर्स इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का, इसमें प्लेसमेंट्स का क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा है अभी तक? कुछ प्लेसमेंट्स का डेटा आप लोगों को पता हो कि कितना है एवरेज प्लेसमेंट, क्या मिल रहा है, मिनिमम प्लेसमेंट क्या है, मीडियम प्लेसमेंट क्या है, हाईएस्ट प्लेसमेंट क्या है, जरा बताओ आप। एक्चुअली प्लेसमेंट हमारे कॉलेज में भी पहली बार इस साल प्लेसमेंट हमारी कॉलेज की तरफ से आने वाली है, लेकिन पिछले जो स्टूडेंट्स हैं, इनके प्लेसमेंट रहे, टीचर्स हमसे मतलब बताया उनने भी हमें कि ये लोग यहाँ से करके गए थे, भले ही इनका कैंपस प्लेसमेंट में नहीं होता क्योंकि ड्राइव नहीं चलती थी तब, लेकिन फिर भी उनके काफ़ी अच्छी प्लेसमेंट बताई गई हैं। अच्छा, मतलब उन्होंने खुद से प्लेसमेंट नहीं बताई टीचर्स ने ऑब्वियसली, क्योंकि उन्होंने खुद से अपनी तरफ से किया था, लेकिन इस साल से हमारी प्लेसमेंट ड्राइव भी चलेंगी। हमारे जो सीनियर्स होंगे थर्ड ईयर के, उनके लिए अभी स्टार्ट हो रहा है। लास्ट सवाल मेरा ये होगा कि कुछ ऐसी चीजें बताओ, 3 चीजें ऐसी बताओ जो आपको देवभूमि के बारे में अच्छी लगती हैं, एंड 3 चीजें ऐसी बताओ जो आपको लगता हो कि इसमें सुधार की जरूरत है। बिल्डिंग अच्छी लगती है, बिल्डिंग अच्छी है, और
टीचर्स अच्छे हैं और मतलब बच्चे भी अच्छे हैं। अच्छा, और जो चीज़ आपको लगता है कि इसमें सुधार की ज़रूरत है? थोड़ा इसमें सुधार की नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता। कुछ नहीं लगता आपको? हम मतलब इको तो फ्रेंडली तो है ही शुरू से। तो मतलब अगर मैं सुधार की बात करता हूँ तो मतलब बाहर रोड वो बनना चाहिए। हाँ वो बनना चाहिए। रश होता है हाँ सुबह के इसके अलावा इसके अलावा तो मतलब ऐसा तो सही है, अच्छा है वो। तो आपके अकॉर्डिंग नहीं, कॉलेज में तो ठीक, पर अच्छा लगता है हाँ की तरफ अच्छी अच्छी वाइब आती है, ग्रीनरी लगता है, बाकी और तो नहीं ऐसा और कुछ। कॉलेज की लोकेशन तो बहुत बढ़िया है, मतलब रहने में अच्छा लगता है, लेकिन ये बस ट्रांसपोर्टेशन का बहुत दिक्कत रहता है यहाँ पे। थोड़ा रश हो जाता आसपास पीजी मिलते हैं यहाँ पे? पीजी है, बहुत पीजी है यहाँ पे। क्या एवरेज रेंट क्या होगा यहाँ पे अगर कोई रेंट अगर सिंगल पर्सन का देखे विद रूम में तो 3,500 एक बंदे का मिल rent जाता है? होता है। 3,3500 रुपए में। ओनली रेंट, खाना वगैरह के साथ तो food 7,000 मिल include जाएगा पूरा। 7,000 तक हाँ, फूड इंक्लूड करके 7,000 में मिल जाएगा। और एडमिशन क्या डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है आप लोगों को या कोई एंट्रेंस वगैरह है इसमें? हमारे कोर्स में कोई एंट्रेंस नहीं होती, क्योंकि हमारे कोर्स में सारे इस फील्ड के बच्चे होते हैं। जैसे मैं बायो की हूँ, कोई साइंस का है, मैथ्स के साथ होता है, ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स, हमारे में सब इंक्लूड होता है ना, तो कोई एंट्रेंस एग्जाम तो नहीं है हमारे में। लास्ट सवाल मेरा होगा, जो चीज़ आप लोगों को पढ़ाई जा रही है, आप लोगों में कॉन्फिडेंस आ रहा है कि अब मैं मार्केट में जाऊंगी तो मुझे जॉब मिल पाएगा? एक एक करके। हाँ जी, बिल्कुल आ रहा है। मतलब जैसे मेरे को पहले तो ये था, मतलब ये मैं फर्स्ट टाइम इस कोर्स के बारे में सुन रही थी, तो मेरे को लग रहा था क्या होगा क्या नहीं होगा, बट लेकिन मैं यहाँ पर जब पढ़ रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि हाँ मेरे को एक अच्छी जॉब मिल जाएगी, और मेरे को कॉन्फिडेंस भी आ रहा है थोड़ा। हाँ मतलब मैं मतलब 12th में स्टडी की थी ना इसकी, तो मतलब मेरे अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स ही बहुत कमी थी, तो मतलब इधर सुधार हुआ है बहुत ज़्यादा। सेम मेरे को भी लाइक मेरा मतलब मेरी पेरेंट्स मतलब वैसे ही मैं ह्यूमैनिटी से थी, तो उनको चाहते थे कि वो मैं मतलब ऐसे उस पे जाऊँ, मेडिकल लाइन में जाऊँ, तो यहाँ आके थोड़ा सा हाँ लग रहा है आपको? जैसे कि BHA एक कोर्स है जो मतलब ज़्यादा लोग जानते नहीं, अगर उनसे आप पूछोगे तो वो तो बोले कि BHA क्या ही होता है, क्या ही नहीं होता है, लेकिन इधर आके अगर पता चल रहा है कि जब हमारे टीचर्स हमें बताते हैं कि इसमें ये पोस्ट होती है, इतने मतलब हमारी क्लास में ये भी निकाल जाते हैं कि यहाँ अपॉर्चुनिटीज लिखती है, तो नजर आता है कि हम लोग कुछ भी टाइम बर्बाद नहीं कर रहे, कुछ होगा प्रोडक्टिव ही होगा जो भी हमारा होगा। प्रोफेशनल ही होगा वो, प्रोफेशनल होगा हमारा। कानपुर से आए हो आप, बहुत दूर से, रिग्रेट तो नहीं होता कि यार कहाँ आगे फंस गए? बिल्कुल नहीं, नहीं होता है ना? बिल्कुल नहीं। क्या परसेंटेज था आपका क्लास 12th में? मेरा 12th में नियरली 80% था। 80% था, तो मतलब ब्राइट स्टूडेंट हो आप, स्टूडेंट भी अच्छे हो गए ना, 80% तो हैं आपके, तो आपको सिक्योर फील हो रहा है कि आप सही जगह पे हो, क्योंकि वो फीलिंग आ जाती है ना? हाँ, ये पहले तो मैंने मेडिकल करने का सोचा था, फिर सोचा था नहीं मेरे को, मतलब वो मेरे राइट प्लेस नहीं लग रही थी, मुझे लग रहा था कि मतलब मैं खुश रहूंगी वहाँ पे करते करते, तो ये परफेक्ट जगह है, मेडिकल भी हो रहा है मेरा, मतलब मैनेजमेंट भी है, सब कुछ है, बहुत अच्छा है। ठीक है, तो अगर आप BHA के लिए कॉलेजेस एक्सप्लोर कर रहे हो तो इनके अकॉर्डिंग, चूंकि अभी इनको बहुत टाइम नहीं हुआ है, तो जितना भी टाइम हुआ है उसके अकॉर्डिंग ये लोग खुश दिख रहे हैं और इनको लग रहा है कि कुछ तो भला हो जाएगा। ठीक है, हमने कोशिश की जितना इनका एक्सपीरियंस है यहाँ पे उसके बेसिस पे इनसे इन्फॉर्मेशन लेने की। अभी तक तो इन लोगों का एक्सपीरियंस अच्छा ही रहा है ओवरऑल, तो आप बिल्कुल रीच आउट कर सकते हो, हम कोशिश करेंगे आपकी जो भी डाउट्स हैं और जो भी क्वेरीज हैं उनको रिजॉल्व करने की। थैंक यू सो मच आप लोगों का भी अच्छा लगा आप लोगों से बात करके।